हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग बहुत से बच्चों मैसेज कर रहे थे कि दी हम लोगों का एक इकोनॉमिक्स का आपने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, एक बार क्विक रिवीजन करवा दीजिए सारे चैप्टर का। वन वीडियो में, एक ही वीडियो में हम लोगों का पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए, ऐसा कोई प्लीज़ वीडियो बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 का पूरा हम लोग रिवीजन करेंगे। जिन बच्चों ने पहले वीडियो देखी हो, जिन बच्चों ने चैप्टर 1 को पहले से पढ़ा होगा, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सारे पार्ट्स को, उनको सब कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उनको समझ में आ जाएगा कि किस पार्ट पे ज़्यादा हम लोगों को फोकस करके और लर्न करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट पॉइंट के साथ। साथ ही साथ एक बात, इस वीडियो के बाद हम लोग इस चैप्टर का 20 से 25 MCQ क्वेश्चन भी रिवीजन करेंगे ताकि और अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है हम लोग का। ठीक है, तो पहला हम, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे हम लोगों के एडम स्मिथ। ये वाला पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस के ज़्यादा आपसे पूछ सकता है, 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव है तो डेफिनेटली पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट, एडम स्मिथ राइट अ फेमस बुक। एडम स्मिथ ने एक फेमस बुक लिखी थी, मैंने आपको उसका भी बताया था, द वेल्थ ऑफ अ नेशन। आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एडम स्मिथ ने कौन से बुक लिखी थी, तो उस बुक का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ अ नेशन। कौन से ईयर में लिखा था, 1776 में लिखा था। फिर एडम स्मिथ ने क्या डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स को लेकर, तो एन इक्विटी इनटू नेचर एंड काउज ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन। इन शॉर्ट वर्ड बोले तो एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन को सपोर्ट किया था। एडम स्मिथ ने किसके डेफिनेशन को सपोर्ट किया था, वेल्थ डेफिनेशन को सपोर्ट किया था। आप नोट डाउन करते चलो, कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो को पॉज करो और सारे पॉइंट्स को लिखते हुए चलो, ताकि आपको भी जब एग्जाम का एक दिन पहले रिवीजन करना हो तो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रिवीजन आपकी हो जाए। दूसरा पॉइंट, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल से क्या डिफिनेशन दिया था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ मैन काइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अ लाइफ। उन्होंने क्या वेलफेयर डेफिनेशन को सपोर्ट किया था। एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन को सपोर्ट किया था एंड एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन को सपोर्ट किया था एंड अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन को सपोर्ट किया था। और हम लोग को इकोनॉमिक्स में कितने डेफिनेशन को पढ़ना है, 4 ही डेफिनेशन को पढ़ना है। ये तो आप लोगों को पता होगा किन किन इकोनॉमिक्स के, एडम स्मिथ के, अल्फ्रेड मार्शल के, लियोन रॉबिन के एंड पॉल सेम्यूल्सन के। जनरली एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इन पॉइंट से आते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से इन चारों इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को आपको लर्न करना ही करना है, इसको स्किप एकदम भी नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लियोन रॉबिन ने क्या दिया था, the science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means the have alternative uses। सिंपल मतलब है, लियोन रॉबिन ने क्या बताया था, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग को उन्होंने प्रमोट किया था। उनका कहना था कि ह्यूमन बॉन्ड जो है अनलिमिटेड है, इसीलिए उनके डेफिनेशन का मेन पॉइंट आता था साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन था, अल्फ्रेड मार्शल का वेलफेयर डेफिनेशन था, रॉबिन का साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग था। आपको भी ऐसे बार बार बोलते रहना है, क्योंकि जनरली बच्चे एडम स्मिथ एंड अल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं वेल्थ एंड वेलफेयर में। तो आप जब बार बोलोगे तो आपको लर्न रहेगा, आप भूलोगे नहीं। एग्जाम में देखिए 1-1 मार्क्स इंपॉर्टेंट रखता है। अभी ऑब्जेक्टिव है तो 1-1 मार्क्स करके अगर आपके मार्क्स कटने लगे तो कम आ सकते हैं। आप लोगों ने इतनी मेहनत की तो आपके 1-1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको बार इस चीज़ों को बोलते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉल सेम्यूल्सन, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी टू हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज एंड विदाउट यूज ऑफ मनी। उन्होंने प्रमोट किया था ग्रोथ डेफिनेशन को। पॉल सेम्यूल्सन ने किसके डेफिनेशन को सपोर्ट किया था, ग्रोथ डेफिनेशन को सपोर्ट किया था। यहाँ तक हम लोगों ने चारों इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को पढ़ लिया, इसको आपको शॉर्ट में लिख लेना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। अब बारी है चैप्टर पे आने की। चैप्टर पे क्या आ रहा है हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या डेफिनेशन है, तो चलिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू K.L. Bondley, माइक्रो इकोनॉमिक्स may be defined as the branch of analysis which study the economic behavior of individual unit, may be person, particular household or particular firm. It is the study of a particular unit rather than entire unit of combined। मैंने आपको पहले भी बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर फर्म, इंडिविजुअली के लिए स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके लिए स्टडी करता है, इंडिविजुअल के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअली यूनिट
यूनिट हो, फर्म हो, फैमिली हो, इंडिविजुअल के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इंटायर इकोनॉमी लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो रहता है होल स्टडी करना रहता है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग, नेशनल इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्ट, जनरल प्राइस ऑफ लेबर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपसे पूछ सकता है इंडिविजुअल यूनिट के लिए स्टडी करता है या बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के लिए करता है, टोटल नेशनल, तो आपका होगा इंडिविजुअल यूनिट के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग, नेशनल इन्वेस्टमेंट पे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए शॉर्ट में आपको बस रिवाइज कराते जा रही हूँ कि आपके माइंड में होना चाहिए। हाँ हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में, अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट सेक्शन का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से जाके पढ़ लो। अभी भी टाइम है, अभी भी तो टाइम, एकदम भी नहीं बोलूँगी टाइम, क्योंकि आपको अब रिवीजन का टाइम है। अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, अब तो पढ़ना ही होगा, तो आप वहाँ से जाके पढ़ लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट को स्टडी करता है, माइक्रो वेरिएबल होता है, इंडिविजुअल प्राइस एंड डिटर्मिनेशन को स्टडी करता है। स्कोप एंड ब्रांच ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग जनरली क्यों पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक्स वेलफेयर के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस क्या क्या है, नेसेसरी टू स्टडी इकोनॉमिक्स एज अ होल, मतलब इकोनॉमिक्स को होल लेके चलना है। हेल्पफुल एंड डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। हेल्पफुल एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम अप्लाइड इन इकोनॉमिक। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। हम लोग को हेल्प करता है। देखिए इंडिविजुअल को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तभी वो होल में आता है, कन्वर्ट होता है। अगर एक एक पर्टिकुलर को लिया जाए तो हम लोग पहले एक एक पर्टिकुलर फर्म को स्टडी कर ले, तो फिर हम लोग एग्रीगेट इंडिविजुअल निकाल के हम लोग देख सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले डिफरेंस कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपसे पूछ सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके नाम से जाना जाता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्मॉल यूनिट पे वर्क करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग लार्ज यूनिट पे वर्क करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो रहता है इंडिविजुअल मार्केट की स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग होल इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान रखते हैं, मतलब इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन पे ध्यान रखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट डिमांड को देखते हैं कि 10% है तो 5 की क्या डिमांड है, 6 की क्या डिमांड है, हम लोग एग्रीगेट मतलब होल को लेके हम लोग इसमें चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वाई एन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम डज अराइज। इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है, तो अनलिमिटेड वांट है, हम लोग का वांट आर अनलिमिटेड। डिफरेंस इन वांट, सबका वांट अलग अलग है। रिसोर्सेज यूज फॉर सेक्रीफाइजेशन ऑफ अ वांट आर स्कैर्स और लिमिटेड। मतलब हम लोग का क्या है, रिसोर्सेज जो हम लोग का लिमिटेड है और वांट हम लोग का अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जब उस वीडियो में बताया था तो ये दिया था कि आपके पास मम्मी ने आपको 200 रुपीज़ दिए, मतलब 2000 रुपीज़ दिए शॉपिंग करने के लिए, और आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई। आपके पास क्या रिसोर्सेज कम है और वांट आपके अनलिमिटेड होगा, आपको बहुत ज़्यादा दे, यही सब चीज़ है। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इससे एग्जाम में डेफिनेटली आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। हाँ देखिए मैंने जितना भी यहाँ पे बनाया सारे पॉइंट को बहुत शॉर्ट करके बनाया है, बहुत कम वर्ड्स में बनाया है। एक ही वीडियो आपको देखिए, मैंने जब चैप्टर 1 कराया तो उसको 3 वीडियो में मैंने आप लोगों को एकदम डिटेल में जाके समझाया। अभी मैं एक वीडियो में कर रही हूँ, तो मतलब सारा मतलब वो 3 वीडियो का उस एक वीडियो में है, तो बहुत शॉर्ट में है, बहुत क्विक रिवीजन टाइप है। जैसे एग्जाम में बोलते हैं ना क्विक रिवीजन हो जाना चाहिए, एग्जाम के एक दिन पहले 4 चीज़ें बस आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये उस टाइप का रिवीजन है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप पूरा वीडियो देखते हो और इसके नोट्स को नोट डाउन करते हुए चलते हो, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। इससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व के नाम से भी इसको जानते हैं। दिस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ 2 गुड्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करता है, 2 गुड्स को कंपेयर करता है एंड बेसिस ऑन एजम्पशंस के बेसिस पे। और इसमें क्या होता है, कांस्टेंट और फिक्स टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट और फिक्स टेक्नोलॉजी एंड कांस्टेंट और फिक्स फैक्टर के बेसिस पे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, स्लोप
ऑलवेज लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन होगा। ये दोनों ऑब्जेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसा रहता है, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन रहता है, फिर साथ ही साथ लेफ्ट टू राइट रहता है, ठीक है। लेफ्ट टू आपका राइट भी रहेगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फैक्टर क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शिफ्ट होने का, तो रिसोर्सेस फैक्टर होता है, टेक्नोलॉजी आपका इसका फैक्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है आज की ये टॉपिक का, इस चैप्टर का। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न आ रही थी उस वीडियो में भी, जब मैंने चैप्टर 1 का क्विज़ भी लिया था टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे बच्चों को इस पे क्वेश्चन जब आ रहे थे तो बच्चों को ज़्यादा इस पर प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी ध्यान से समझिएगा, एकदम शॉर्ट में समझा रही हूँ। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमिक क्या होता है। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक वो होता है, इसमें सिर्फ प्राइवेट ओनर होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, प्राइवेट ओनर होते हैं, इसमें प्राइवेट ओनर होते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट में सोशल ओनर होते हैं, और इसमें बोथ होते हैं, प्राइवेट, ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, विजिबल नहीं है ना, एक सेकेंड, प्राइवेट ओनर, सोशल ओनर एंड बोथ, प्राइवेट एंड स्टेट ओनर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका जो मोटिव होता है सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना होता है। सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का मोटिव होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपका मोटिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। क्या आपका मोटिव ये है? अगर आप सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें पैसा अर्न करने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या है आपका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। आप सोचो कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, कितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी दुकान पे ऑलवेज भीड़ रहे कि लोग सामान खरीदना है, तो आपका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, इसमें क्या होता है, सोशल वेलफेयर। अब गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो पर्टिकुलर हर पर्सन के लिए करती है, वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर होती है। अब मिक्स, जैसे कुछ ऐसे फॉर्म है, प्लांट है, जिसमें गवर्नमेंट का भी कुछ हाथ रहता है और कुछ सोशल वेलफेयर, मतलब प्राइवेट ओनर्स भी रहते हैं मिलके, उनका कॉम्बिनेशन भी रहता है, प्रॉफिट मोटिव भी रहता है एंड सोशल वेलफेयर भी रहता है, ये दोनों चीज़ रहता है। मिक्स्ड में क्या रहता है, सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट मोटिव भी रहता है, लेकिन कैपिटलिस्ट में क्या रहता है, प्रॉफिट मोटिव रहता है, एंड सोशलिस्ट में क्या रहता है, सोशल वेलफेयर रहता है। कैपिटलिस्ट में कौन ओनर रहता है, प्राइवेट ओनर रहता है, सोशलिस्ट में सोशल ओनर रहता है, मिक्स्ड में बोथ रहते हैं। इसमें क्या है, कैपिटलिस्ट में फुल इंडिविजुअल फ्रीडम है, आपको जैसा आपका दुकान को रखना है, आपको आपके शॉप को कैसा रखना है, आपको अपने बिजनेस को कैसे रन करना है, वो आपका है। इसमें कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं रहती, सबको सोच समझ के पूछ पाछ के मतलब करना पड़ता है, मतलब आस्क करना पड़ता है। फिर क्या होता है मिक्स्ड में, इंडिविजुअल फ्रीडम बट लिमिटेड, इंडिविजुअल फ्रीडम तो रहता है बट लिमिटेड साइज के लिए रहता है। ज़्यादातर इसमें सेंट्रल प्लानिंग करते हैं, जो भी गवर्नमेंट रहती है। नो सेंट्रल, इसमें तो गवर्नमेंट का कोई प्लानिंग ही नहीं होता, क्योंकि आप अपना शॉप कर, इसमें गवर्नमेंट क्या ही इंटरफेयर करेगी। सोशलिस्ट में कंप्लीट गवर्नमेंट प्लानिंग रहता है। इसमें क्या रहता है, मिक्स में गवर्नमेंट प्लानिंग रहता है बट फुल नेचर में नहीं रहता है। आई होप आप लोग को आज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमिक का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को डाउट था, सोशलिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट ओनर रहता है, कैपिटलिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट ओनर रहता है, सोशलिस्ट में सोशल रहता है, मिक्स में बोथ रहता है। मेरे साथ साथ बोलिएगा, मुझे पता है आप भी मेरे साथ बोलिएगा तो आपका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। प्रॉफिट मोटिव रहता है कैपिटलिस्ट में, सोशलिस्ट में रहता है सोशल वेलफेयर, मिक्स्ड में रहता है कॉम्बिनेशन रहता है, सोशल वेलफेयर भी रहता है, प्रॉफिट मोटिव भी रहता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में क्या था, इंडिविजुअल फ्रीडम रहता है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में क्या था, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं रहता है। मिक्स इकोनॉमिक्स में रहता है बट लिमिटेड साइज से रहता है। तीसरा पॉइंट क्या था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई सेंट्रल प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन सोशलिस्ट फुल्ली सेंट्रल प्लानिंग होती है। मिक्स्ड में होती है बट फुल नेचर में आपकी नहीं होती है। तो आई होप आप लोग को चैप्टर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक और पॉइंट है, जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन, नॉर्मेटिव साइंस का डेफिनेशन दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने एंड पॉजिटिव साइंस का डेफिनेशन दिया था रॉबिन ने। तो ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गई। तो चैप्टर 1 का आप लोगों का पूरा रिवीजन करवा दिया गया है, कोई भी पॉइंट को नहीं छोड़ा गया, सारे पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको समझ में आया होगा कि उनके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा होगा, सारी चीज़ें उनको समझ में आई होगी। साथ ही साथ अब बारी है क्विज़ की, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्विज़ पे। तो सबसे पहले क्विज पे चलने से पहले आप लोगों को कॉपी पेन अपना, जैसे मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ आपको भी अपने कॉपी पेन को रखना है, उसमें A, B, C ऐसे आंसर लिखना, फिर लास्ट में देखो आपके कितना आंसर करेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे, तो ये तो आपको पता ही होगा दी, ये तो कितना बार पढ़ा दिया आपने, एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है।
अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, किसके अकॉर्डिंग ह्यूमन वेलफेयर था? तो अल्फ्रेड मार्शल, पॉल सैमुएल्सन, जे.एल. मिल, एडम स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन गलत टाइप हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या ब्रांच है? तो प्रोडक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक्स वेलफेयर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। मेंशन द नेम ऑफ कर्व विच शो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, कौन इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को शो करता है? प्रोडक्शन कर्व, डिमांड कर्व, इनडिफरेंट कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है आप बताइए दीदी? इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऑप्शन नंबर डी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्वेक्स टू एक्सिस, कॉन्केव टू एक्सिस, कॉन्वेक्स टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, वर्टिकल टू एक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दीदी? इसका करेक्ट आंसर है कॉन्केव टू एक्सिस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। अभी मैंने बताया था ऊपर में, जितने तक आपके टॉपिक का है सारा ऑलरेडी हम लोगों ने रिविजन कर लिया है। तो देखिए आपके लिए रिविजन कितना हेल्पफुल है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टू टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। दीदी इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, मनी। तो क्या मनी है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार आपके होते हैं वो तो है इसमें। द वर्ड ऑफ माइक्रो वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय, इसको कौन किया था? 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है? मार्शल, बॉन्डली, कैलिस एंड रेगन फिशर। से इसका करेक्ट आंसर है रेगन फिशर। 12 नंबर क्वेश्चन, हु गैव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेट ऑफ वेलफेयर? देखिए कौन, वर्ड्स में भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, अभी हम लोगों ने ये आंसर किया। तो दीदी इसका करेक्ट आंसर है मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन को सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। 14 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, हु सेड इट? किसने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग? रॉबिन, एडम स्मिथ, मार्शल, पॉल सैमुएल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर है दीदी रॉबिन ने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। अब आते हैं इकोनॉमिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है दीदी ऑल ऑफ दिस। हम लोग सभी चीज़ों को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आर इंक्लूड इन द सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स? सब्जेक्ट मैटर आपसे पूछा है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी रिलेट टू अनलिमिटेड वांट, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी रिलेट टू लिमिटेड रिसोर्सेज, बोथ ए एंड बी। तो हम लोग का क्या है आगे का, इसका आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन, क्या टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेट टू? देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चॉइस, कंज्यूमर सिलेक्शन, फर्म सिलेक्शन। जनरली इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम अराइज कहाँ से होता है? तो दी जनरली हम लोग को चॉइस से प्रॉब्लम अराइज होती है। हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई, चॉइस मेकिंग ज़्यादा हो गया, तो ये सारी चीज़ें में हम लोग को प्रॉब्लम। तो इसका करेक्ट आंसर है चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, इकोनॉमिक्स में बी क्लासिफाइड एज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों में कैटेगराइज किया गया, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर। विच इकोनॉमिक्स हैज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, मतलब जिसमें प्राइवेट भी हो एंड पब्लिक भी हो। दीदी ये मिक्स्ड है, अभी आपने बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर सब चीज़ों में होता है। Which of the following statement is true? Human want are unlimited, resources are limited, scarcity problem give birth of choice. तो all of this इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। micro which means small has oriented from which of the following language? Greek इसका करेक्ट आंसर है। Who gave नॉर्मेटिव साइंस कॉन्सेप्ट? तो इसका कॉन्सेप्ट किस में दिया था? मार्शल ने। Who gave पॉजिटिव साइंस कॉन्सेप्ट? इसका कॉन्सेप्ट दिया था रॉबिन ने।
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स आर ओनरशिप रिसोर्सेज। अब ये क्वेश्चन में बच्चों लोगों को प्रॉब्लम हुआ था पिछली बार, बहुत सारे मैसेज आए दीदी इसमें तो आपका ओनरशिप रिसोर्सेज तो आपका कैपिटलिस्ट में होगा ना, क्या बोलते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में होगा। देखिए पैसा तो हर जगह लग रहा है, पैसा हर जगह लग रहा है, तो ओनरशिप में क्या, चाहे सेंट्रल हो, मार्केट हो, मिक्स्ड हो, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। अगर ऐसी वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आज टेलीग्राम चैनल पे एक क्विज़ होगा, आज ही वीडियो अपलोड हो रही, इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन अगर मिस हो गए होंगे तो उससे रिलेटेड और भी क्विज़ होगा, तब मैं देखूँगा आप लोगों ने कितनी स्टडी अच्छे से किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।